हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बाल सर ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार रेलवे स्टाफ आप लोगों के लिए ज्योग्राफी फाउंडेशन बैच जो स्टार्ट किए थे उसका लेक्चर नंबर आज 7 है। तो हम लोग सौर मंडल को देखे थे, उसमें से सौर मंडल क्या है इतना ही देखे थे, और फिर सूर्य को देखे थे। सौर मंडल के प्राथमिक एक हिस्सा था सूर्य, उसको देखे। आज सूर्य के आंतरिक भाग को देखेंगे, उसके बाद फिर ग्रह उपग्रह में भी चलेंगे। तो पहले हम लोग सौर मंडल क्या है इस चीज को देखें कि सौर मंडल क्या था। ये सूर्य, उसके समस्त ग्रह, उपग्रह, हाँ, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या नाम दे दिए थे? हम लोग नाम दिए थे सौर मंडल दिए थे, जिसका खोज कोपर्निकस ने किया था। ये सारी बातों पर हम लोग जिक्र किए थे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूर्य के आंतरिक भाग। मतलब सूर्य भी पढ़ लिए थे, सूर्य के तापमान भी पढ़ लिए थे। जिस प्रकार के मान लेते हैं हम लोग, ये सूर्य है, सूर्य है। सूर्य के आंतरिक भाग किस प्रकार देखेंगे? तो आप लोग तरबूज खाए होंगे, तो तरबूज को जब हम लोग डायरेक्ट नहीं खरीदते, हम लोग चेक करते हैं उसको। इस प्रकार से हम लोग चेक करवा के निकालते हैं, इस पार्ट को निकालते हैं। तो इस पार्ट को हम लोग देखते हैं। इस पार्ट को जब हम लोग देखते हैं, इस प्रकार के पार्ट को निकाल के जब देखते हैं, तो ये इस प्रकार का हम लोग को हिस्सा दिखता है। उसी प्रकार हम लोग सूर्य के आंतरिक भाग को हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, ठीक ना। सूर्य क्या था? गोल था। उसको क्या था, उसको अंदर तो दिखाना संभव नहीं है। उसके हिस्से को क्या किया हम लोग, काट के निकाल के इस यहाँ चित्र बनाया। ये सूर्य के आंतरिक भाग है, जो छोटे छोटे 3 परत दिखाए हुए हैं, ठीक ना। तो ये कैसा है? तो ये समझिए, इस प्रकार से तरबूज के रूप में काट के निकाल लिया गया है, ठीक है ना। उसी प्रकार हम यहाँ पे निकाले हुए और इसके तीनों पार्ट को निकालेंगे। तो सबसे अंदर वाला पार्ट यहाँ से शुरू होगा, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। सूर्य के आंतरिक भागों को कितने भागों में बटा गया है? तो सूर्य के आंतरिक भागों को 3 भागों में बटा गया। कितने भागों में? 3 भागों। क्या समझ आ गया पहली बात? सूर्य के आंतरिक भागों को कितने भाग में बटा गया है? सूर्य के अंदर वाले पार्ट को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ना है। कितने भागों में? 3 भाग, क्योंकि 3 भाग होते हैं। तो पहला भाग जो होता है सबसे केंद्र का होता है भाग, उसके बाद ऊपर का भाग चलेंगे। उससे ऊपर का भाग होता है रिएक्टिव विकिरण बोलते हैं मंडल, और तीसरा होता है जो है ये बोलते हैं कन्वेक्टिव या तो संवहन मंडल। अब इस चीज को समझ लेंगे ये कैसे कैसे है। सपोज दैट ये सूर्य है, सूर्य के सबसे अंदर वाला भाग होगा, उसके बाद सेकेंड पार्ट होगा, ये थर्ड पार्ट होगा। तो ये सबसे केंद्र में ना, इसलिए इसे क्या बोलना होती है हम लोग? केंद्रीय भाग। पहले हम क्या बोल रहे हैं, हम जितना बोल रहे हैं उस चीज को देखिए, समझ में आ ही जाएगी। आप देखिए क्या बोल रहे हैं। क्या बोले? ये सूर्य है, सूर्य के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज? सूर्य के आंतरिक भाग को पढ़ेंगे आज, संरचना को पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना कैसा रचना है सूर्य की आंतरिक संरचना हम लोग बताए थे। सूर्य की आंतरिक संरचना जो है कितने, अभी हम कितने भागों में है? 3 भागों में। सूर्य की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बटा गया है? सूर्य की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बटा गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे को इस प्रकार से काट के निकाल लेंगे। हाँ, तो ये पार्ट देखिए, यही पार्ट हम यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, ये भाग जो है आंतरिक भाग, पूरा आंतरिक भाग हुआ। ये वाला पूरा भाग होगा विकिरण भाग बोलते हैं, विकिरण मंडल, इसको संवहन मंडल। तो कितना मंडल हो गया? 3। एक हो गया केंद्र, क्या क्या हो गया मेरे साथ बोलिएगा? केंद्र। दूसरा क्या हो गया, हम समझाएंगे सबके बारे में, फिर नाम याद रखिए पहले। दूसरा बोलेंगे हम लोग विकिरण, विकिरण, विकिरण मंडल। तो दूसरा पार्ट क्या हो गया? विकिरण मंडल। और तीसरा पार्ट जो है हम लोग का ये वाला भाग, इसको बोलेंगे संवहन मंडल, संवहन मंडल, संवहन मंडल। तो क्या आप लोगों को याद हो गई क्या? सूर्य के आंतरिक भाग कितने हैं? 3 हिस्से हैं। पहला नीचे केंद्र भाग, और ऊपर से चले तो संवहन मंडल ऊपर वाले को, सेकंड वाले को विकिरण मंडल, तीसरे को केंद्र, ठीक है। उसी चीज को हम यहाँ लिखे हैं कोर, हाँ, रेडिएक्टिव जोन बोलेंगे, और कन्वेक्टिव जोन, क्योंकि मंडल की बात कर रहे हैं हम लोग बार बार, इसलिए उसको मंडल को जोन बोलेंगे। तो कौन कौन सा? एक केंद्र भाग हो गया, कोर भाग हो गया, फिर एक रिएक्टिव विकिरण हो गया। रिएक्टिव मतलब विकिरण नहीं होता है, रेडिएक्टिव, रेडिएक्टिव भाग हो गया, और तीसरा कन्वेक्टिव हो गया। इंग्लिश में बोल दिए। इस तीनों को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो सूर्य के आंतरिक भागों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? पहला भाग, सूर्य के आंतरिक भागों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सूर्य के आंतरिक भागों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। सूर्य के आंतरिक भागों को 3 हिस्सों में बांटा गया है। क्या याद हो गई? सूर्य के आंतरिक भागों को कितने हिस्सों में बांटा गया है? 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला बोलिए तो नीचे वाला पार्ट को केंद्र बोलते हैं, इंग्लिश में कोर भाग बोलेंगे।
और सेकेंड पार्ट को तो विकिरण मंडल, हाँ, विकिरण मंडल या रेडिएक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन बोलेंगे, रेडिएक्टिव जोन, रेडिएक्टिव जोन। और तीसरा कन्वेक्टिव बोलते हैं, हाँ, कन्वेक्टिव जोन अर्थात संवहन मंडल। ये 3 नाम तो आपको याद हो गई होगी। फिर से बोल देते हैं हम, ये वाला भाग जो है ये केंद्र भाग कहेंगे, और इस पूरे भाग को, ये वाला पूरे भाग को विकिरण मंडल बोलेंगे, रेडिएक्टिव जोन। और ये तीसरा वाला भाग जो देख रहे हैं, इस भाग को हम लोग बोलेंगे संवहन मंडल अर्थात कन्वेक्टिव जोन। ठीक है ना, आपको क्या याद होगी? 3 भाग याद होगी। सूर्य के तीनों भागों को हम लोग देख लिए। अब जो है नाम याद कर लिए, देखने के लिए नाम याद कर लिए। अब इसके चीजों को हम लोग देखेंगे। तो सूर्य के अब हम लोग हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे, हम लोग पढ़ेंगे पहला पार्ट, केंद्र वाला भाग पढ़ लेते हैं। केंद्र वाला भाग, ठीक ना, केंद्र को इसमें क्या बोले, CORE, कोर वाला पार्ट को देख लेते हैं। तो कोर पार्ट में क्या था, तो हम लोग देखे थे कि ये कोर क्या है, सूर्य के सबसे अंदर की भाग, क्या बोले हम लोग, ये सूर्य के सबसे अंदर की भाग, सबसे अंदर की भाग, सूर्य के सबसे अंदर की भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य के सबसे अंदर के भाग को बोलते हैं केंद्र पार्ट, क्या बोलते हैं? कोर। और हम बताए थे इसका तापमान कितना होता है, उस दिन भी बताए थे, सूर्य के केंद्र का तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपको ये भी याद है क्या? सूर्य के अंदर के भाग को, अंदर की तापमान कितनी होती है? सूर्य के अंदर के तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। क्या याद हो गया क्या आपको? क्या ये भी याद हो गया? सूर्य के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। उसके बाद सूर्य के सबसे अंदर के भाग, सबसे अंदर भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। ये केंद्र में का तापमान कितना होता है? इसका केंद्र का तापमान होता है, ये क्या है? तापमान। तो केंद्र के अंदर का तापमान हम बताए हुए थे, केंद्र के अंदर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या ये भी समझ में आ गया आपको? केंद्र के अंदर का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या याद है? और फिर ये हम बताए भी थे, सूर्य के अंदर में जो होता है ना, वो ईंधन किस अवस्था में होता है? तो प्लाज्मा अवस्था में होता है। सूर्य के अंदर केंद्र में जो होता है, तो इसमें जो ईंधन होती है, जब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, पूरा हाई क्वालिटी का तापमान है, इसलिए इसका ईंधन किस रूप में? ईंधन जो है प्लाज्मा अवस्था में रहेगा। कैसा रहेगा? अवस्था में रहता है। तो अर्थात सूर्य के अंदर जितना भी तापमान होता है वो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड अवस्था में ही रहता है। ठीक है ना। उसके बाद फिर इसी मंडल में, कौन मंडल में? इसी केंद्र में, इसी भाग में, केंद्र के भाग में ही हाइड्रोजन आपस में, 2 हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके, हाँ, क्या करती है? ये करती है हीलियम बनाती है। क्या बोले हम कि सूर्य के केंद्र भाग में ही दो हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके इस क्या बनाती है? हीलियम बनाती है। हीलियम का निर्माण करते हैं। हीलियम दो हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करता है। तो क्या ये भी आपको समझ आ गया क्या? और इसी क्रिया को क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या बोले? जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में अभिक्रिया करके एक बड़ा सा क्या करे? परमाणु हीलियम का निर्माण करे और साथ ही साथ अपार ऊर्जा का उत्पादित करे, ऊर्जा का उत्पादन करे, इसी क्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये जब ये वाला पार्ट इसमें हो रहा है, केंद्र में हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके एक हीलियम का निर्माण कर रहा है, और क्या? और ऊर्जा निकल रही है। इससे मतलब यही हुआ कि इस भाग में, केंद्र भाग में, सूर्य के केंद्र भाग में क्या हो रहा होगा? तो सूर्य के केंद्र भाग में क्या हो रहा होगा? तो सूर्य के केंद्र में क्या हो रहा होगा? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही होगी। क्या बोले हम लोग? नाभिकीय
नाभिकीय संलयन 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 की क्रिया की क्रिया की क्रिया होती है। तो किस भाग में होती है नाभिकीय संलयन की क्रिया? तो केंद्र भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इसमें क्या होती है? इसमें यही बात होती है। क्या होती है? जब दो हाइड्रोजन आपस में संयोग करती है और बड़ा हीलियम परमाणु का निर्माण करती है, हीलियम परमाणु का निर्माण करती है और साथ ही साथ क्या करती है? मुक्त करती है। क्या मुक्त करती है? ऊर्जा मुक्त कर देती है, ऊर्जा मुक्त करती है, बहुत सारा ऊर्जा मुक्त करती है। तो ये किस में होती है? केंद्र भाग में होता है, सूर्य के केंद्र भाग में होता है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है? ये दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में विक्रिया करती है। इसमें दो हाइड्रोजन परमाणु, इस भाग में दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में विक्रिया करती है और बड़ा सा हीलियम परमाणु का निर्माण कर रहा है। और इसमें इसके कारण से क्या हो रही है? इसके कारण से इसमें ऊर्जा बन रही है। क्या बन रही है? ऊर्जा बन रही है, अपार बहुत सारा ऊर्जा बन रही है। सूर्य के पास इतना ऊर्जा क्यों होती है? क्योंकि सूर्य के केंद्र भाग में दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में विक्रिया करती है और बड़ा परमाणु हीलियम का निर्माण करती है और ऊर्जा, अपार ऊर्जा, जिसके कारण अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? संलयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। तो आपको पूछेगा कि सूर्य के किस भाग में संलयन की क्रिया होती है? सूर्य के केंद्र भाग में संलयन की क्रिया होती है। क्या आपको ये भी समझ में आ गया कि सूर्य का केंद्र क्या होता है? सूर्य के सबसे अंदर के भाग को सूर्य का केंद्र कहते हैं, जिसका तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्यों होता है? क्योंकि इसी केंद्र भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही होती है। इसी केंद्र भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और इस नाभिकीय संलयन होती क्या है? जब दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में विक्रिया करके एक तीसरी परमाणु हीलियम का निर्माण कर देती है, जिसके कारण से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसी पूरी क्रिया को हम लोग क्या नाम दे दिए? नाभिकीय संलयन क्रिया नाम दिए। तो अर्थात हम लोग ये भी कह सकते हैं केंद्र भाग में, सूर्य के केंद्र भाग में क्या हो रही होगी? नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही होती है। क्या आपको ये भी समझ में आ गई? क्या आपको ये समझ में आ गई नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ पे होती है? नाभिकीय संलयन क्रिया कहाँ होती है? सूर्य के सबसे अंदर के भाग केंद्र भाग में होती है। क्या आपको ये समझ में आ गई? क्या आपको ये समझ में आ गई है? तो अब जो है हम लोग सेकेंड पार्ट को जैसे देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है? तो रिएक्टिव जोन विकिरण भाग है। तो विकिरण क्या होता है समझाते हैं। जिस समय इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, देखें अब जब अचानक से कोई आग जलता है, बहुत सा उष्मा निकलता है, उसमें से प्रकाश निकल जाता है। हाँ, सबको प्रकाश निकलता है। जैसे एक आप क्या अचानक सा कोई बल्ब जला दिए तो उससे तो प्रकाश निकला ना, इसी में अंदर नाभिकीय संलयन क्रिया हो रही होती है। तो उसमें ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा नहीं निकलता, प्रकाश निकलता है। तो वो प्रकाश जो होता है इतना इस भाग में दिखता नहीं है। क्यों दिखता है? इसमें बहुत सारा ऊर्जा रहता है। अर्थात इसमें जो होता है इस भाग में लाल तत्व प्लाज्मा के रूप में लावा पाया जाता है, जिसके कारण से इसकी इतनी अपार ऊर्जा के कारण प्रकाश हमको दिख नहीं पाती है, विकिरण दिख नहीं पाती है। वही विकिरण जो है इस भाग में हमको सूर्य के मध्य भाग जो है, अर्थात विकिरण भाग, इसको क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें जो है इसको विकिरण नाम क्यों भाग दिए? इस भाग का नाम विकिरण मंडल क्यों पड़ा? इसी रीजन से इसका नाम विकिरण मंडल पड़ा। क्यों पड़ा? तो समझिएगा। क्योंकि इस केंद्र वाला भाग में क्या हो रही थी? केंद्र वाले भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई थी। केंद्र वाले भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही थी। नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही थी। इस नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण इसमें प्रकाश चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है। और चुंबकीय तरंग इसमें दिखती नहीं बल्कि इस भाग में दिखती है। और जिस भाग में विकिरण दिखती है उसी भाग का नाम क्या पड़ गया? तो क्या पड़ गया? इसी भाग का नाम पड़ गया विकिरण मंडल। इसमें विकिरण के रूप में क्या क्या दिखता है? हम लोग एक्स रे को देखते हैं। एक्स रे किरण निकलता है, एक्स किरण निकलता है, गामा रे निकलता है, ठीक है ना। और क्या? फोटॉन निकलता है। हम सब समझाएंगे, अभी आप समझिए इस बात को। तो पहला नंबर हम लोग क्या देखेंगे? केंद्र भाग को आपको समझ में आ गया? पहले ये बताइए, केंद्र भाग समझ में आ गई? सूर्य के बस आपको आवाज हो रही होगी बाबू वीडियो में, तो आप कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे। बगल में तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते, बगल में कुछ हो सकती है, कुछ वर्क हो रही होगी, तो आवाज आ सकती है, तो थोड़ा सा आप लोग गौर करेंगे। तो क्या बोले हम लोग? सूर्य के केंद्र भाग को क्या नाम दिए? सूर्य के 3 भाग है।
1 2 3 सबसे अंदर भाग को क्या नाम दिए? तो सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को केंद्र नाम दिए। क्या नाम दिए? सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को केंद्र नाम दिए। सूर्य के सबसे अंदर वाले भाग को केंद्र नाम दिए, जिसका तापमान क्या बोले हम लोग? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि इस भाग में 2 हाइड्रोजन परमाणु आपस में विक्रिया करती है और बड़ा हीलियम परमाणु जब बनती है तो अपार ऊर्जा मुक्त होती है, जिसके कारण से उसका तापमान काफी हाई हो जाता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद नाभिकीय इसी क्रिया को हम लोग क्या नाम दिए? नाभिकीय संलयन नाम दिए। तो इसीलिए आपको इस भी पूछता है कि सूर्य के किस भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है? सूर्य के आंतरिक भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? सूर्य के आंतरिक भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। सूर्य के आंतरिक भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? अब देखिए, जब ये बात समझ में आ गई, अब दूसरा बात हम लोग देखेंगे। दूसरा पार्ट विकिरण मंडल, रेडिएक्टिव जोन को देखते हैं कि रेडिएक्टिव जोन जो है हाँ, विकिरण किरण जो है इसमें क्या कैसा वर्क होती है तो समझने का हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा। तो देखिएगा, पहले इसको कहते किसे हैं, अभी ये भी समझ में आएगा, सारे बातें समझ में आएगी। फर्स्ट कंसंट्रेट होगी विकिरण 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 मंडल, विकिरण मंडल अर्थात रेडिएक्टिव जोन बोलेगा। ठीक है ना, आप समझिएगा इस बातों को। अब ये क्या होता है तो हम लोग बोलेंगे ना कि सूर्य के केंद्र भाग में नाभिकीय संलयन के कारण क्या होती है? बहुत सारे प्रकाश और ऊष्मा उत्पन्न होती है। बहुत सारे प्रकाश, ऊष्मा और किरण उत्पन्न होती है, जो कि ये भाग जिस भाग में दिखाई पड़ता है, जो ये प्रकाश और किरण जिस भाग में दिखाई पड़ता है उस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी भाग को हम लोग विकिरण मंडल कहते हैं। विकिरण मंडल क्या बोले? सूर्य के केंद्र भाग में नाभिकीय संलयन के कारण अपार ऊर्जा मुक्त सूर्य के आंतरिक भाग में नाभिकीय संलयन के कारण अपार ऊर्जा मुक्त होती है, उसी के साथ साथ विकिरण प्रकाश और विकिरण उत्पन्न होती है, जो जिस भाग में सूर्य के जिस भाग में दिखाई पड़ता है उसी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? विकिरण मंडल कहते हैं। तो हम लोग समझ में आ गए क्या हम बोले तो समझिएगा। हम यही बोले विकिरण मंडल क्या है? हम विकिरण मंडल के बारे में बताएं। सूर्य के केंद्र भाग में क्या होती है? नाभिकीय संलयन के कारण क्या हुआ? क्या उत्पन्न विकिरण प्रकाश, ये बोलेंगे उत्पन्न विकिरण प्रकाश, उत्पन्न विकिरण प्रकाश जिस भाग में दिखाई पड़ता है उस भाग को क्या बोलते हैं? विकिरण मंडल कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गई? मंडल कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गई? हम क्या बोले आपको? हम ज्यादा कुछ नहीं बात किए हैं, हम ये बोले कि विकिरण मंडल कहते किसे हैं और इसी भाग को विकिरण मंडल क्यों कहते हैं, इस बात को हम समझाने की कोशिश किए। अब इस भाग को हम पढ़ाए नहीं है, बल्कि इस भाग को हम लोग विकिरण मंडल क्यों कहे, इस बात को हम समझाने की कोशिश किए। क्योंकि सूर्य के केंद्र भाग में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, जिसके कारण क्या होती है?
अपार ऊर्जा मुक्त होती है और उस अपार ऊर्जा के साथ प्रकाश विकिरण उत्पन्न होती है और उस भाग में दिखाई न देके इस भाग में दिखाई पड़ता है। तो जिस भाग में भी जहां तक दिखाई पड़ता है विकिरण, उसी भाग को विकिरण मंडल नाम दिया गया। क्या समझ में आ गई? क्या समझ में आ गई? क्या अगर समझ में आ गई तो आप ये लिख लीजिएगा, और जो बच्चे नहीं लिख पाइएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हट जाते हैं, ठीक है, लीजिए हट जाते हैं। चलिए अब समझ में आ गया होगा। अब हम इसको हम लोग समझाना था इसमें कि विकिरण मंडल कहते किसके, क्यों कहते हैं, विकिरण मंडल क्यों नाम पड़ा। अब इसमें क्या हुआ, हम लोग देखे कि एक्स इसमें जो हुआ नाभिकीय संलयन के कारण ही ना, तो नाभिकीय संलयन संलयन के कारण ही ना, तो लेकिन इसमें नहीं, नाभिकीय संलयन इसमें हुआ क्या, नहीं, इस भाग में नाभिकीय संलयन क्रिया नहीं होती है, होती है इस भाग में, लेकिन इसी के कारण इस भाग में क्या होती है, इसमें इसमें एक्स रे, क्या बोलेंगे इस भाग में क्या हुआ, तो एक्स रे, कॉमा क्या बोलेंगे गामा रे, कॉमा फोटॉन 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 आदि क्या पड़ता है, दिखाई पड़ता है। तो जिस भाग में ये विकिरण दिखाई पड़ते हैं उस भाग को विकिरण मंडल कहते हैं। तो अब ये क्या, एक्सरे, गामा रे, फोटोन, ये सब ये क्या है, तो ये सारे जो है किरण है जो बहुत ही हानिकारक किरण होती है, जो कि हमको दिखाई पड़ता है इस भाग में दिखाई पड़ता है, विकिरण मंडल में ये सारे दिखाई पड़ते हैं। तो एक्सरे, गामा रे, फोटोन, ये सब किस मंडल में दिखाई पड़ता है, तो ये जो है ये किस प्रकार के तरंगे हैं, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, ये भी पूछता है इसमें। इसमें किस प्रकार के तरंगे हैं, ये सारे तरंगे जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, विद्युत विद्युत चुम्बकीय चुम्बकीय चुंबकीय तरंग है विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो कि बहुत ही हानिकारक है, जो कि बहुत ही हमारे लिए हानिकारक है। कैसे हानिकारक है, इस चीज को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए इस भाग से क्या निकला, सूर्य की इस भाग से, इस चीज को हम यहाँ समझाते हैं फिगर बना के। देखिए सूर्य के ये भाग जो है केंद्र भाग हुआ, और ये वाला भाग जो हुआ, इसी भाग में क्या हुआ, इसी भाग में एक्स रे निकला। समझिए पहले एक्स रे को समझाते हैं। एक्स रे निकला, और एक्स रे क्या, एक किरण जो है इससे बाहर जाएगी और हमारे पृथ्वी पे आएगी, इससे बाहर जाएगी, इससे बाहर जाएगी, इससे बाहर जाएगी, और हमारे पृथ्वी पे आती है, पृथ्वी पे आती है, सपोज आती नहीं है, आ जाए तो क्या होगा, अगर ये एक्सरे डायरेक्ट रूप से हमारे पृथ्वी पे आ जाए तो हमारे शरीर तो हमारे ऊपर पड़ेगी, हमारे हर सब पृथ्वी पे आने मतलब हमारे सभी इंसान को पड़ेगी, हाँ सब सभी इंसान को तो पड़ेगी। और उसमें इतनी ताकत होती है एक्सरे में इतनी ताकत होती है। हाँ अब बात ये नहीं रही, अब एक्सरे हम लोग करवाते हैं तो वहाँ भी एक्सरे का प्रकाश देती है, उससे कुछ नहीं होता, हम लोग जानते हैं कि उसकी वो सारे जो है बहुत कम करके बनाया जाता है, ठीक ना। लेकिन एक्सरे जो है सूर्य के प्रकाश से एक्सरे की इतनी क्षमता होती है कि हमारे शरीर पर अगर पड़े, हमारे शरीर पर पड़े तो उस सारे मांस को खत्म कर देगी, शरीर के सारे मांस को ही खत्म कर देगी। अगर वो प्रकाश सूर्य के से निकलने वाले एक्सरे की किरण हमारे प्रकाश शरीर पर पड़े तो हमारे शरीर के सारे मांस खत्म, सिर्फ हड्डी बचेगा, कंकाल बचेगी, ठीक है। समझ रहे हैं क्या कि हम लोग कैसा दिखेंगे, तो अनुभव कीजिए अब सिर्फ कंकाल को वैसा। तो क्या रीजन है जो हमारे शरीर ये यहाँ से एक्सरे निकलती है जो हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, इस चीजों को हम समझाएंगे, इस चीजों को समझाएंगे कि वो क्या है, वो है वायुमंडल। वो क्या है, वायुमंडल, ये है वायुमंडल, ये है वायुमंडल। और क्या, और भी है, और क्या है, और है यहाँ पे पाए जाने वाले विभिन्न सेल्स होते हैं, ये सेल्स जो कि बाहर होने नहीं देते, अगर कुछ बाहर होती भी तो वापस पुनः सेल के माध्यम से वापस हो जाता है। इस चीजों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। तो हाँ, तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सूर्य की, ये विकिरण मंडल क्या होती है, विकिरण मंडल में क्या होती है, एक्सरे, सिंपल सी बात है, बोलिए ये विकिरण मंडल में विद्युत चुम्बकीय तरंगे निकलती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है, एक्सरे, गामा रे, फोटोन और बहुत सारी विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है। तो सारे तरंगे कहाँ निकलती है, तो ये निकलती है विकिरण मंडल में। लेकिन इसमें से ये नाम क्यों लिया, क्योंकि ये सब हानिकारक विकिरण होती है। एक्सरे बहुत ही हानिकारक विकिरण होती है। अगर सूर्य का विकिरण
सूर्य का विकिरण हमारे शरीर पर पड़ जाए तो हमारे शरीर के सारे मांस को क्या करेगी, खत्म कर देगी। तो इसी चीज को हम लोग को बचाने का काम कौन करता है, तो हमारे हमारे पास पाए जाने वाले क्या बोलते हैं, वायुमंडल की परतें इन चीजों को रोक लेती है, ठीक है ना, इन चीजों को रोक लेती है। ये एक बात देख लिए। उसके बाद अब हम लोग आगे देखेंगे गामा रे। तो गामा रे क्या करता है, अगर गामा रे हमारे शरीर पर पड़ जाए, एक्स-रे ने तो मांस को खत्म किया था, गामा रे ने हड्डी को भी तोड़ सकता है। इसमें इतनी क्षमता होती है कि हड्डी को भी तोड़ सकता है। तो सोचिए कि जब एक्स-रे, गामा रे कोई भी हमारी धरती तक पहुंच जाए, प्रकाश ये किरण हमारी धरती पे पहुंच जाए तो क्या हो सकती है, इस चीज को अनुभव कीजिए। ये बहुत ही हानिकारक विकिरण होती है, किसी भी इंसान को जिंदा नहीं, जला देगी, हाँ, खत्म कर देगी। एक भी प्रकाश हमारे हमारे तक पहुंच गई। और ये फोटोन क्या है, तो फोटोन क्या है, तो इस सूर्य से प्रकाश निकलता है, उसके प्रकाश की इकाई को फोटोन बोलते हैं। प्रकाश की इकाई को फोटोन, जिस प्रकार की कोशिका जो होता है शरीर की इकाई होती है, सेल्स होती है, उसी प्रकार, हाँ, तो इसी प्रकार यहाँ पे फोटोन क्या है, प्रकाश की इकाई को फोटोन कहते हैं। समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या। तो इस विकिरण मंडल समझ आया कि विकिरण मंडल में क्या होती है, हानिकारक विकिरण उत्पन्न होती है, नहीं दिखाई पड़ती है, हाँ, हाँ, उत्पन्न तो होती है, इसी से उत्पन्न हो जाती है, समय के कारण उत्पन्न होती है, जो दिखाई पड़ता है। किसमें दिखाई दिखाई पड़ता है, इसमें दिखाई पड़ता है, विकिरण मंडल में दिखाई पड़ता है। ये चीज हम लोग को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है हम लोगों का कन्वेक्टिव जोन, अर्थात संवहन मंडल। तो हम लोग इस चीजों को देख लेते हैं। अगर आप इसको लिखे नहीं तो एक बार थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम इन चीजों को मिटा देते हैं, विकिरण मंडल को। अब हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो है क्या है, नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट है तीसरा मंडल है ये कन्वेक्टिव जोन, ठीक है ना, कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, ठीक है ना। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संवहन, संवहन। क्यों संवहन बोले, क्योंकि प्रकाश यहाँ से आगे बढ़ा, जब आगे बढ़ा इसलिए संवहन हुआ, प्रकाश का संवहन, प्रकाश का संवहन अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंग का संवहन जिस मंडल से होती है उस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं, संवहन मंडल कहते हैं। तो सूर्य का संवहन मंडल क्या है, तो सूर्य का संवहन मंडल क्या है, जिस मंडल से जिस मंडल से जिस मंडल से सारी हानिकारक विकिरण अर्थात सारे विकिरण पार करती है उस मंडल को, उस मंडल को उस मंडल को क्या बोलते हैं, उस मंडल को विकिरण मंडल कहते हैं। तो हम लोग समझ आ गया विकिरण मंडल क्या है, संवहन मंडल क्या है, जिस मंडल से जिस मंडल से मंडल से जिस मंडल से जिस मंडल से जिस मंडल से क्या होती है, विद्युत चुम्बकीय, विद्युत, क्योंकि सारे तरंगे कैसी थी, विद्युत चुम्बकीय तरंग थी, इसलिए इसका नाम दिया लोग विद्युत चुम्बकीय तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या ये अभी पढ़ना है, क्या हमको समझना है, क्या नहीं समझना है, ये चीजों को हम लोग फिजिक्स में समझाएंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होती क्या है। अभी आप समझिए सिंपल सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या क्या है, एक्सरे है, गामा रे है, फोटोन है, हाँ, इतना ही समझिए कि आप इसमें से विद्युत चुम्बकीय तरंग जो कि हानिकारक तरंग है, ठीक है, आपको इतना ही समझना है। विद्युत चुम्बकीय तरंग अनंत होती, बहुत सारी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन आपको भी जो हानिकारक जो पाया जाता है उसमें वो विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है, जो पाया जाता है उसमें वो विद्युत चुम्बकीय तरंग ही है। उसमें से और भी 4 5 10 जोड़ दीजिए, वो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, लेकिन इसमें जो पाया जाता है उसकी जिक्र किया है। तो एक्सरे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, गामा रे क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग, फोटोन क्या है, विद्युत चुम्बकीय, प्रकाश भी क्या है, प्रकाश भी विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उसका नाम दिए हम लोग क्या, जिस मंडल में विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, क्या होती है, पार होती है, जिस मंडल से विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, पार करती है, तो संवहन करती है, बहन करती है, इस मंडल से बहन करती है, संवहन करती है, समझ आ गया। तो संवहन इसका संवहन मंडल क्यों नाम पड़ा, इसका संवहन मंडल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस मंडल से सारी विकिरण जो होती है पार होती है, बहन करती है, आगे की ओर बढ़ती है,
इसलिए इसका नाम संवहन मंडल पड़ा। क्या याद समझ में आ गया? सूर्य का संवहन मंडल क्या है? सूर्य का संवहन मंडल क्या है? जिस मंडल से सूर्य का विकिरण पार हो गई उसे संवहन मंडल कहते हैं। संवहन मंडल कहते हैं। तो हम लोग इतना आज देखते हैं और फिर देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें ये क्या है। इसमें इसके बने सेल्स होते हैं, जो अंदर की ओर बड़ा होता है, बाहर की ओर छोटा होता है। तो संवहन मंडल में क्या होते हैं? तो सेल्स पाए जाते हैं। इस मंडल में क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं। जो क्या होती है? सेल्स होते हैं, जो बाहर की ओर बड़ा, नहीं सॉरी, अंदर की ओर बड़ा होता है। जो क्या होती है? अंदर की ओर बड़ा। आज कल लोग बगल में कुछ आने वाली दिक्कत ढूंढने हो जा रहा है। अंदर की ओर अंदर की ओर क्या होती है? अंदर की ओर क्या होती है? तो अंदर की ओर हम लोग देखे थे, अंदर की ओर बड़ा, होती है, और बाहर की ओर छोटा, और बाहर की ओर क्या हो गया? बाहर की ओर छोटा हो गया। तो इस चीजों को समझ रही है हम लोग। क्या बोले? अंदर की ओर बड़ा है और बाहर की ओर छोटा। ये क्या है? ये सारे सेल्स है। ये क्या है? सेल है। ये सेल कहलाता है, ठीक है। तो इससे विकिरण निकलती है और इसी से होते हुए सारे विकिरण निकलते हैं। सारे विकिरण इसी से होकर निकलती है। इसी से जितना विकिरण इसमें पाया जाता है, सब इसी से होकर निकलेगा, इससे होकर निकलेगा। और वापस भी होती है। वापस भी दोनों के बीच में पाए जाने गैप, कुछ किरण वापस भी होती है। जो किरण वापस होती है, हम बताएंगे कौन सी विकिरण वापस होती है। लेकिन हम लोग अभी इतना समझ रहे हैं कि वापस भी होती है। जो वापस होती है, अर्थात सूर्य के अंदर से पाए जाने वाले जितने भी विकिरण होता है, इस सेल से बाहर होती है, और दोनों सेल्स के बीच में पाए जाने वाले गैप के कारण ये क्या होती है? गैप के कारण ये फिर पुनः इसमें प्रवेश करती है। तो इस चीजों को देखते हैं, इस चीजों को हम लोग देखेंगे। कब देखेंगे? अभी ही देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे फिलहाल कि हम क्या बोले कि कन्वेक्टिव जोन संवहन मंडल क्या है? जिस मंडल में विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होती है? वहन करती है, उस मंडल को संवहन मंडल कहते हैं। उसके बाद फिर इसमें क्या होती है? इसमें सेल्स पाए जाते हैं, जो अंदर की ओर बड़ा होता है। सपोज ये बनाते हैं हम तीसरा वर्ड। इसमें अंदर की ओर बड़ा, ऊपर की छोटा, अंदर की ओर बड़ा, छोटा, अंदर की ओर बड़ा, बाहर की ओर छोटा, अंदर की ओर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, अर्थात तो इसमें संवहन मंडल में क्या पाए जाते हैं? सेल्स पाए जाते हैं, जिससे होकर विकिरण बाहर होती है, जिससे होकर सारी विकिरण बाहर होती है। और कुछ विकिरण वापस जो होती है वो किससे? दोनों सेल्स के बीच में पाए जाने वाले गैप के कारण वापस आ जाती है। तो अभी हम लोग इतना ही समझना है कि कौन सी विकिरण बाहर जाती है और कुछ विकिरण बाहर किससे जाती है। तो बाहर जो जाएगी वो सेल्स से जाएगी, और अंदर जो होगी दोनों सेल्स के बीच में पाए जाने वाले गैप के कारण क्या होती है? अंदर प्रवेश करती है। हम लोग इतना समझ में आ गए क्या कि संवहन मंडल में सेल्स पाए जाते हैं, और उसी सेल्स के कारण नहीं, सेल्स के द्वारा क्या होती है? उसी सेल्स के द्वारा क्या होती है? उसी सेल्स के द्वारा विकिरण बाहर होती है। और यही सेल्स जो होती है, इससे जो प्रवेश करती है, बहुत अधिक ऊर्जा में प्रवेश करती है, वो बाहर निकलती है, बहुत ताकत होती है। लेकिन इस सेल्स के द्वारा जब वो बाहर जाती है, उसकी 90% ऊर्जा को इसी में गुप्त हो जाता है, छिप जाता है। अब कैसे समझेंगे? ऊर्जा खत्म हो जाता है इस प्रकार के हम लोग देखेगा। एक टॉर्च जलाए तो अभी यहाँ पे देखिएगा बहुत ज्यादा प्रकाश रहेगा, लेकिन उसका ज्यादा फोकस करती है और ज्यादा लगता है, बहुत प्रकाश में ज्यादा दिखाई पड़ता है। लेकिन उसी को एक पेज रखिए, फिर 2 पेज रखिए, फिर 3 पेज रखिए, और तीसरा पेज के बाद हाथ में लीजिएगा प्रकाश, देखिएगा इतना ही दूरी कवर किया है, लेकिन प्रकाश की क्षमता वो आप कुछ ब्लैकनेस पाए, प्रकाश में उतनी ऊर्जा नहीं होगी, वो प्रकाश ऊर्जा में नहीं होगी, बल्कि ब्लैकनेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जिस प्रकाश में ज्यादा मतलब चमकने के गुण होता है, उसमें ऊर्जा ज्यादा होती है। जो प्रकाश थोड़ा कम दिखाई पड़ता है, वो थोड़ा सा ब्लैकनेस हो जाता है, ठीक है ना? ब्लैकनेस हो जाता है।
तो इसी प्रकार उसमें ऊर्जा भी कम हो जाती है। तो इससे जो प्रकाश निकलती है इसी सेल्स के द्वारा बाहर होती है, और इसी सेल्स के द्वारा बाहर होने के कारण उसकी क्षमता, जो ऊर्जा बाहर होती है तो ऊर्जा कम हो जाती है, जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचना उसको संभव नहीं होता। और जो कुछ पहुंचता भी है हमारे पृथ्वी के पास पाए जाने वाले वायुमंडल, जो हम आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत डिटेल कर देंगे हम अच्छे से। पहले हमको समझाना जरूरी था कि पृथ्वी के अंदर में कितनी मतलब संरचना है, इतने संरचना है, इस चीजों को समझना जरूरी था। इसमें क्या क्या होता है इतना ही समझाना होता है, इसके आगे समझाएंगे एक ही वीडियो में, तो थोड़ा सा आपको लेंथी टाइप को लगेगा। इसलिए हम इतना तो आप समझ गए हैं, हमें बहुत खुशी होगी। हम फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। सूर्य के अंदर कितने संरचना होती है? 3 भाग होती है। इसको बोलेंगे केंद्र भाग, इसको विकिरण भाग, इसको संवहन भाग। केंद्र भाग में क्या होती है? नाभिकीय संलयन के कारण ऊर्जा निकलती है, नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकलती है। वो ऊर्जा इसमें अधिक प्रकाश के कारण दिखाई और ऊर्जा निकलती है, और साथ साथ प्रकाश और चुंबकीय तरंग भी उत्पन्न होती है, लेकिन इसमें दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन जिस भाग में दिखाई पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग विकिरण मंडल बोलते हैं। और विकिरण मंडल विकिरण मंडल बोलती है, और विकिरण मंडल से विकिरण निकलती है, बाहर निकलती है, और जिस मंडल के द्वारा बाहर निकलती है, वहन करती है, संवहन मंडल बोलती है। और संवहन मंडल में पाए जाने वाले सेल्स उसकी ऊर्जा को क्या करती है? कंज्यूम करके क्षमता को कम कर देती है, जो हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में नहीं पहुंच पाती है, और कुछ पहुंचती भी है तो हमारे वायुमंडल की परतें उसे रोक लेती है। ठीक है ना? तो इस चीजों को, इसीलिए पौधे लगाना बहुत जरूरी है, जिससे वायुमंडल हमारी बनी रहे। ठीक है, इस चीजों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। हम लोग इसी तरह पौधे कटाई करते रहेंगे तो क्या हो जाएगी? ये वायुमंडल परतें खत्म हो जाएगी। वायुमंडल परत खत्म हो गई तो फिर क्या होगी? फिर हम लोगों का वो हानिकारक विकिरण हमारे शरीर तक पहुंचेगी, और हमारे वो शरीर को गला देगी। अगर एक्सरे पहुंच गई तो, और गामा रे पहुंच गया तो हमें हड्डी तक को तोड़ने की क्षमता उसमें होती है। इस चीजों को आपको समझना होगा। ठीक है ना? तो क्या आपको इतना समझ में आ गया कि नाभिकीय संलयन किस भाग में होता है? केंद्र भाग में। किस भाग में विद्युत चुम्बकीय तरंग दिखाई पड़ता है? तो क्या बोलेंगे? संवहन मंडल में, सॉरी विकिरण मंडल में। किस भाग के द्वारा विकिरण अर्थात विद्युत चुम्बकीय तरंगें बाहर निकलती है? तो बाहर वहन हो रही है ना, तो वहन मंडल के द्वारा। सूर्य की कितने परत होते हैं? 3 परत। तीनों परत का नाम बताइए। पहला केंद्र, दूसरा विकिरण मंडल, तीसरा संवहन मंडल। क्या आपको इतना समझ में आ गया क्या? क्या आपको इतनी समझ में आ गई क्या? सूर्य के अंदर की तापमान कितनी होती है? 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सूर्य के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। नाभिकीय संलयन किस भाग में होता है? नाभिकीय संलयन केंद्र भाग में होता है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई क्या? उसके बाद फिर सूर्य के किस भाग में सेल्स पाए जाते हैं? सूर्य के संवहन मंडल में सेल्स पाए जाते हैं, जो कि अंदर की ओर क्या होते हैं? अंदर की ओर बड़ा और बाहर की ओर छोटा होते हैं। अंदर की ओर बड़ा, बाहर की ओर छोटा होते हैं। क्या आपको समझ में आ गई क्या? क्या लगातार जो होती है सटी होती है क्या? लगातार सेलों की संख्या सटी नहीं, लगातार सेलों की संख्या सटी नहीं होती, बीच में गैप पाया जाता है। इसी गैप के कारण से पुनः वो वापस आ पाती है। अभी कैसे वापस आ पाते हैं, इस चीजों को हम नेक्स्ट वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू दोस्तों।